वेदों में एग्जैक्टली है क्या, क्या फायदा मिलेगा एक इंसान को। वेद और उपनिषद से ही हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं। कर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, आत्मा, परमात्मा, द साइकिल ऑफ लाइफ, संसार, अपने आप को जानने के लिए बहुत जरूरी है। मैं हूँ कौन, दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं व्हाट इज हाँ। पर्पस ऑफ माय लाइफ। आपने कहा कि वेदास नहीं पढ़ते लोग। अब जिस इंसान को संस्कृत नहीं आता तो कैसे पढ़े। बहुत ही एक अच्छी कोशिश हुई थी टू क्रिएट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत एंड इट टुक डेकेड्स। वो लोग इतनी मेहनत करके बना पाए हैं। हम लोग को अगर एक स्क्रिप्चर पढ़ना है, इट इज नॉट दैट मच ऑफ एन एफर्ट। अभी तक जितनी भी किताबें आपने पढ़ी हैं, व्हिच बुक हैज बीन द फेवरेट बुक ऑफ डॉक्टर विनीत अग्रवाल। बहुत सारी है एक्चुअली। टॉप 3 तो आपने कहा कि वेदास नहीं पढ़ते लोग, वेद पुराण नहीं पढ़ पाते लोग, ध्यान भी नहीं देते फिलोसॉफी समझ के कि हाँ भाई है और कुछ अच्छी बातें होंगी उसके अंदर। अब जिस इंसान को संस्कृत नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं पता क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं उसने, वो वेद पढ़ना चाहता है लेकिन वो तो कैसे पढ़े, और मतलब कौन सा वर्जन ऐसा पढ़े जो कि अनबायस्ड हो। अगर उसका वो भी हुआ है, ट्रांसलेशन भी हुआ है, तो अनबायस्ड ट्रांसलेशन कहाँ पढ़ सकता है इंसान। सो आशुतोष, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ट्रांसलेशन कभी भी अनबायस्ड हो सकता है, क्योंकि जो पर्सन ट्रांसलेट कर रहा है ना, उसके अपने परसेप्शंस, अपने वो आ ही जाते हैं, वो अनकॉन्शियसली आ जाते हैं। इट्स अ सबकॉन्शियस बायस। सो अगर आप ये चाहते हैं कि हमें प्योरली एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मिल जाए, इट मे नॉट बी पॉसिबल, बट उसके लिए हम पढ़ना छोड़ नहीं सकते। तो मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप 2 या 3 ट्रांसलेशंस पढ़ो, कम से कम 2 ट्रांसलेशंस पढ़ो। हु स्टॉपिंग यू। हाँ, उसमें जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं, वो तो निकल के आएंगे ना। सो जैसे बहुत ही एक अच्छी कोशिश हुई थी अर्ली 1900s में टू क्रिएट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। सो महाभारत और रामायण के इतने वर्जन्स हैं पूरे कंट्री में, अलग अलग वर्जन्स हैं, राइट। तो अभी उसमें से जो निचोड़ है, जो कॉमन स्टोरी है, वो निकालने के लिए क्रिटिकल वर्जन्स उनको कहते हैं। तो क्रिटिकल मतलब ये सब चीज़ों का निचोड़ है, ठीक है। इसमें वो है जो कॉमन है सब स्टोरीज में। हर स्टोरी में अलग अलग कुछ कुछ चीज़ें होंगी, पर ये कॉमन स्टोरी है, कॉमन थ्रेड है। सो वैसे ही महाभारत की स्टोरी बहुत लंबी है। इट इज़ मच 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 बिगर दैन द रामायण। सो महाभारत का क्रिटिकल वर्जन निकालना वाज अ टास्क एंड इट टुक डेकेड्स। सो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, और उन्होंने ये काम किया और उन्होंने क्रिटिकल वर्जन निकाला, बोरी एडिशन कहते हैं उसको। सो उसमें आपको यही चीज़ समझ में आती है कि कैसे आपको कितने ट्रांसलेशंस जो है अवेलेबल हैं या कितने वर्जन्स अवेलेबल हैं, उसमें से आपने जो निचोड़ है वो आपने निकाल के क्रिटिकल एडिशन बना लिया। सो वो लोग इतनी मेहनत करके बना पाए हैं, राइट, वो क्रिटिकल एडिशन। हम लोग को अगर एक स्क्रिप्चर पढ़ना है, इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ एन एफर्ट, राइट। आपको अगर ऋग्वेद पढ़ना है, एक आप हिंदी में ट्रांसलेशन ले लीजिए या जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है उसमें, और एक इंग्लिश में ट्रांसलेशन ले लीजिए। तो एक आइडियली एक इंडियन ऑथर का होना चाहिए, एक किसी फॉरेन ऑथर का होना चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पता चलेंगे और उसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो निकल के आपको मिल जाएंगी। सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एंड हर चीज़ अवेलेबल है अब ऑनलाइन, हर चीज़ अवेलेबल है। आपको डिफरेंट ट्रांसलेशंस मिल जाएंगे, आपको बुक्स सर्च करनी है, आपको बुक्स पढ़नी है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो होस्ट करती हैं। सो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है और अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। काफ़ी लोग, जितने भी पॉडकास्ट मैं लेता हूँ, तो काफ़ी लोग जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पॉडकास्ट होते हैं, तो उसके अंदर बहुत, मैं हर इंसान ही कहीं ना कहीं एम्फेसाइज करता है कि वेदों को पढ़ना चाहिए। मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, मैं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, बट आप थोड़ा सा चंक्स बता सकते हैं क्या कि वेदों में एग्जैक्टली है क्या, क्या फायदा मिलेगा एक इंसान को। सो देखिए, मैंने पहले भी बोला कि वेदों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि वेदों को पढ़ना ज़रूरी है हमें अपनी हिस्ट्री जानने के लिए। अपना जो हमारे बिलीव्स हैं, वो कोर जो बिलीव्स हैं वो वेदों से आते हैं। तो पुराणों की रचना ही इसलिए की गई थी बेसिकली कि जो वेदों में कहा गया है उसको एक्सप्लेन किया जा सके। सो बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनका हिंट मिलता है वेदों में, और वो स्टोरीज आपको अगर समझनी है कि वो है क्या, स्टोरी क्या है, तो वो पुराण पढ़ के ही आप समझ सकते हो। तो वेद व्यास जी ने ही वेद सारे कंपाइल किए थे, उन्होंने लिखे नहीं है, उन्होंने कंपाइल किए हैं। वेदों की जो रचना है वो अलग अलग ऋषियों ने की है।
अलग अलग जो मंत्र हैं वो अलग अलग मंत्र दृष्टाओं को दिखे हैं। सो वो उन्होंने जो मंत्र इकट्ठे किए, वेद व्यास जी ने उन्होंने सब इकट्ठे कंपाइल किए और उनको डिवाइड किया ईज के लिए, कि हम जो कलयुग के लोग हैं उनको समझने में आसानी रहे। और उन्होंने ही पुराणे लिखी इसीलिए कि जो कलयुग के डम्ब लोग होंगे उनको वेद भी अगर समझ में नहीं आते तो उनको कम से कम कहानियां तो समझ में आएंगी। तो उन्होंने उनको इलैबोरेट किया और स्टोरीज बताई। सो वेदों को पढ़ने का आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो मुझे लगती है वो है टू अंडरस्टैंड हमारे कोर बिलीव्स क्या है। जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वो उपनिषद से आता है, या उपनिषद भी वेदों का ही पार्ट है। सो मैं वेद और उपनिषद दोनों की इकट्ठे बात कर रहा हूँ। सो वेद और उपनिषद से ही हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं। कर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मन, पर ब्रह्मन, द साइकिल ऑफ लाइफ, संसार, ये जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये वेदों से ही आते हैं, वेदों और उपनिषद से आते हैं। सो अब उनमें वेद जो पढ़ना शुरू करते हैं ना, उनको लगता है अरे यार ये तो प्रेयर्स हैं, ये तो सूर्य देव को प्रेयर है, अग्निदेव को प्रेयर है। बट वो हर एक श्लोक में आपको कुछ ना कुछ समझ में आता है कि वो बिलीव्स थे क्या। सोम क्यों चढ़ाते थे, सोम क्या होता था आपको पता है? एक पूरा का पूरा मंडल है। सो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, 10 पार्ट्स हैं, उसमें से एक मंडल जो है वो पूरा का पूरा सोम को डेडिकेटेड है और लोगों को पता ही नहीं कि सोम है क्या। सो वाई आर वी निग्लेक्टिंग इट? हमें उसमें रिसर्च करनी चाहिए कि क्या था, ये ऐसा कौन सा प्लांट था जो इतना इम्पोर्टेंट था कि उसका जूस का एक्सट्रैक्शन, उसका कंजम्पशन, उसको देवों को चढ़ाया जाता था, चढ़ावा दिया जाता था। वो कौन सा प्लांट है हमें पता ही नहीं है आज की डेट में। तो वो हमारी हिस्ट्री जानने के लिए, हमारे कल्चर, हमारे बिलीव्स जानने अपने के आप लिए, को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए बहुत जरूरी है। मैं हूँ कौन दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ, एग्जैक्टली। और उपनिषद में तो जो इतने ब्यूटीफुल जो थॉट्स हैं, जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं, वही कि मैं हूँ कौन और मैं क्यों आया हूँ, ये धरती क्यों बनी, क्रिएशन क्यों बनी, वगैरह वगैरह, वो सब आंसर्स हैं उपनिषद में। और फिर बोलते हैं कि अरे मैं तो नहीं मानता, मैं तो भाई नास्तिक आदमी हूँ, क्योंकि पढ़ता ही नहीं कोई, क्योंकि अंदर घुस के देख तो सही। नहीं पढ़ते भी नहीं है। और इट इज वेरी फैशनेबल टू से टू बी एन एथिस्ट, इट्स फैशनेबल। या लोग बोलते हैं कि आई एम एग्नोस्टिक, so because that's another very fashionable term. But agnostic का मतलब होता है the person who accepts that he doesn't know, right? He doesn't know, but he's willing to find out. आप कोशिश कर रहे हो क्या? लेकिन अगर आपने बोल दिया मैं agnostic और आपने वहीं पे छोड़ दिया, so how will you progress spiritually? आप ट्राई तो करो ढूंढने का। आप पढ़ोगे नहीं, खोल के नहीं देखोगे उसमें लिखा क्या है, उसमें हिडन मीनिंग क्या है, और उसमें जो रेलेवेंस क्या है, जो चीज़ें बताई गई हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ के लिए, वो रेलेवेंट है या नहीं आज के टाइम के लिए, वो आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्रू। अभी तक जितनी भी किताबें आपने पढ़ी हैं, जितना कुछ भी आपने अपने रिसर्च के अंदर पढ़ा भी है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, अमर चित्रकथा आपने बताया, तो विच बुक हैज बीन द फेवरेट बुक ऑफ डॉक्टर विनीत अग्रवाल? बहुत सारी है एक्चुअली आशुतोष, क्योंकि इतनी टॉप 3 तो ऑफ कोर्स भगवद गीता आई थिंक, क्योंकि भगवद गीता जो है ना वो उपनिषद में जितने फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं अलग अलग तरह के, उन सब का निचोड़ है और इट्स अ समरी। और कहते भी हैं कि सारे उपनिषद जो हैं अगर वो उनको हम गाय मान ले तो भगवद गीता उनका निचोड़ है, उसका गाय का जो दूध है वो है। कौन सी भगवद गीता पढ़नी चाहिए? मतलब ट्रांसलेशन के हिसाब से आप बोल रहे हो? देखिए गीता प्रेस गोरखपुर है, उनका सिंपलेस्ट ट्रांसलेशन आता है, जनरली सिंपलेस्ट है। सो इट इज़ एज पर, उसमें कोई इंटरप्रिटेशंस नहीं है। उसमें जैसा संस्कृत का श्लोक है उसका हिंदी में या दूसरे लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, सिंपल ट्रांसलेशन अवेलेबल है, एंड इट इज़ अप टू यू कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो। पर ऐसे ही बहुत सारी कॉमेंट्रीज भी हैं, फिर काफ़ी आचार्यों की कमेंट्रीज हैं, काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट्रीज की हुई हैं, तो उसमें लेकिन उनका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव आ जाता है। अगर आपको सिंपल ट्रांसलेशन पढ़ना है तो गीता पर्सपेक्टिव अपना खुद का लगाइए, पर्सपेक्टिव दिमाग। हाँ। और ऑब्वियसली ऐसा ही करना भी चाहिए एक इंसान को। देखिए करना चाहिए, बट उसके लिए लेवल ऑफ मैच्योरिटी भी चाहिए, हर इंसान नहीं कर पाएगा, राइट? तो उसके लिए कमेंट्रीज आर यूजफुल।
अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अच्छा हाँ इसका ये लिखा है, इन्होंने श्लोक लिखा है, अभी बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे काफ़ी डीप मीनिंग उसमें श्लोक है। जैसे कहा जाता है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो जैसे पुराने कपड़े छोड़ के इंसान नए पहन लेता है, वैसे ही जो आत्मा है वो पुराना शरीर छोड़ के नया पहन लेती है। अब एक इंसान जो आप सोचिए कोई मे बी वेस्टर्न फिलॉसफी में पला बड़ा है, उसको आप एक्सपोज करते हो एक ऐसे थॉट को, क्या उसको भी इमीडिएटली समझ में आएगा? उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है रीइंकार्नेशन का। सो काफ़ी जगह आपको कमेंट्रीज की ज़रूरत होती है जो एक्सप्लेन करती है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट सिंपलेस्ट इज गीता प्रेस गोरखपुर, उसके अलावा बहुत सारी कमेंट्रीज अवेलेबल है। सो भगवद गीता डेफिनेटली, बट आई वुड से सीधा भगवद गीता पे जाने के पहले थोड़ी स्टोरीज पता करना इज बेटर, यू नो। सो देयर इज ऑल्सो अ बुक कॉल्ड योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ इज अ वेरी वेरी अंडररेटेड बुक। उसमें भी बहुत हद तक फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे भगवद गीता में कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं लाइफ में वापस जुड़ने के लिए, और कैसे लाइफ में रहते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए वो भगवान से जुड़े रह सकते हैं। योग वशिष्ठ में इट्स अ ब्यूटीफुल एपिसोड जब राम जी को लेने विश्वामित्र आते हैं अयोध्या, तो वो राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं जंगल में। पहले जब राम जी को बुलाया जाता है तो दशरथ को जो मंत्री वगैरह हैं वो बोलते हैं कि राम तो ना बहुत खोए खोए से रहते हैं काफ़ी टाइम से, तो वो ना किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा उनका, किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जो उनका फेवरेट हॉर्स था वो उस पर जाते थे राइड करने, वो भी नहीं गए हैं काफ़ी टाइम से। जहाँ वो टहलने जाते थे वहाँ नहीं गए हैं काफ़ी टाइम से। ऐसे ऐसे वो उनको डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं। तो दशरथ पूछते हैं कि क्या हुआ, और वो जो मंत्री हैं वो बताते हैं कि राम अपने किंगडम के टूर पे गए थे पहले, एंड ही इज़ अ बॉय, राइट, मतलब ही इज़ नॉट इवन 16। तो वाल्मीकि रामायण में जो है वो कहते हैं कि 16 साल के भी नहीं हुए थे वो तब तक। तो एक 14-15 साल का टीनेजर है और वो अपने किंगडम में घूम रहा है, और वो राजा का बेटा है, यू नो, तो ऑफ कोर्स उनको पूरी सेवा होगी, सब होगी, पर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगी और वो देख रहे हैं जो दुख हैं, तकलीफ़ हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बचपन में देखी थी वो अब नहीं रही, या जो चीज़ें उनके सामने हैं उनको एक रियलाइजेशन हुई कि ये ख़त्म हो जाएंगी। तो एक बहुत ही वैराग्य वाला उनका एक रियलाइजेशन आता है, फेज आ जाता है उस यंग एज में। और तब वशिष्ठ जो हैं वो उनको समझाते हैं कि ये चेंज इज़ दी ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट, तो उससे डू नॉट लेट इट अफेक्ट यू, पर तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम्हें करना है। और ये वशिष्ठ जो ज्ञान दे रहे हैं राम जी को, उसको बोलते हैं योग वशिष्ठ। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक, और उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, उसमें स्टोरीज के अंदर स्टोरीज हैं। तो इट्स अ ब्यूटिफुल बुक एंड आई ऑलवेज रिकमेंड, अगर कोई एक्चुअली सीरियस है पढ़ने के लिए तो योग वशिष्ठ ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये दो बुक्स तो मेरे को बहुत पसंद है। भगवद गीता मोरलाइज बिकॉज हम सबको पता है, तो इट इज़ सिंपलर टू ग्रास्प। योग वशिष्ठ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और पर उसमें स्टोरीज हैं। जिसको मजा आता है पढ़ने में वो जरूर पढ़े। जिसको मजा आता है उसको वो एंजॉय करेगा, मेरे जैसा इंसान पढ़ेगा। हाँ, तो वो योग वशिष्ठ। और तीसरी बुक में बोलूँगा, अगेन मतलब ज़रूरी नहीं कि हम सारी स्क्रिप्चर्स की ही बात कर रहे हैं, पर एक किताब है जिसको बोलते हैं कथा सरित सागर। सो हाँ, कथा सरित सागर जो है, इट इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक एट ऑल, इट इज़ एक्चुअली अगेन स्टोरीज विद इन स्टोरीज। सो एंड ऐसा माना जाता है कि उसके 7 पार्ट थे और अब एक ही बचा उसमें से, और 7 पार्ट्स थे, हाँ, जिसमें से एक ही बचा है। मतलब ओवर टाइम इट गॉट डिस्ट्रॉयड एंड ऑल दैट, पर वो जो एक पार्ट है ना उसमें भी इतनी स्टोरीज हैं, और उन स्टोरीज में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं रिलीजन के, कि जो उस टाइम के लोग फॉलो करते थे। तो इट वाज रिटन समवेयर प्रॉब्ली इन द गुप्ता पीरियड पॉसिबली, तो 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी के आसपास की होंगी, क्योंकि बहुत सारी लिटरेरी अचीवमेंट्स हुई थी उस टाइम में। बहुत सारे हमारे विद्वान, मैथमेटिशियंस, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास, ये सब उस टाइम के जो सुश्रुत, चरक, मतलब दे आर सेड टू हैव बीन एग्जिस्टिंग अराउंड द सेम टाइम। So 4th 5th century was kind of the golden age
ऑफ इंडिया, जो सोने की चिड़िया जब हम बोलते थे, इन एवरी वे मटीरियली वी वर वेरी प्रॉस्परस, इंटेलेक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, क्रिएटिव आर्ट्स में बहुत कुछ हो रहा था, स्कल्पचर्स वगैरह बहुत बनाए जा रहे थे, जो सबसे पुराने केव्स हैं वो 4th-5th सेंचुरी के मिलते हैं। सो मतलब बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम में, और वहीं से जो नींव डली वही आगे कैरी फॉरवर्ड हुई। तो कथा सरित सागर में जो स्टोरीज हैं हमें समझ में आता कि इस तरह की सोसाइटी थी, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ओपन सोसाइटी।